अस्सलाम वालेकुम। अशरफ जावेद मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तलबा तालिबात के लिए आज एक अहम मौज़ू लेकर आया हूँ और वो मौज़ू है होमर। जहाँ अरस्तू, अफ़लातून और सुकरात जैसे नाम बहुत ज़्यादा अहम हैं, ऐसे ही होमर भी एक ऐसी अजीम शख्सियत है जिसके नाम से मंसूब नज़्में एलीट और ओडेसी ने उन्हें आलमी शोहरत अता की है। होमर 8वीं सदी से पहले पैदा हुए और कई शायरों का ये दावा है कि होमर की पैदाइश वहाँ हुई। और ये भी बताया जाता है कि होमर नाबीना थे और यूनान के मगरबी सहल एशियाई कोचक के किसी शहर में पैदा हुए थे। अपनी हमदिया नज़्म जो उसने अपालो की मदाह में लिखी थी, अपालो के मंदिर की देखभाल करने वाली लड़कियों से वो कहता है, जब भी कोई शख्स तुम्हारे पास आए और तुमसे पूछे, ए लड़कियों, अपालो के इस मंदिर में आने वालों में वो कौन सा शायर, कौन सा गवैया है जिसे तुम सबसे ज़्यादा पसंद करती हो, तो तुम सब यक ज़ुबान होकर कहना, वो नाबीना शायर है जो चियोस की पहाड़ियों में रहता है, जिसके लिखे गीत और अशार हमेशा अच्छे समझे जाएंगे। उसकी मौत के बारे में भी यूनानियों में अभी तक एक लेजेंड मशहूर है। उसकी अपनी जन्मभूमि के बारे में कोई सनद मौजूद नहीं मिलती। कहते हैं ये नाबीना शहर शहर अपनी नज़्में सुनाता फिरता था। एक बार ये डेल्फी के मंदिर में पहुंचा, जहां आम आदमी की आवाज़ पर देवता उसके सवाल का जवाब देते थे। ये देवता अपालो का मंदिर था। उमर ने इससे भी पूछा, मेरा आबाई शहर कौन सा है? गैबी आवाज़ ने जवाब दिया, तुम वहाँ मरोगे जहाँ बैठे लड़कों की पहली तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चुनाचे उमर जब बूढ़ा हो गया तो वो अपने साले, उसकी बीवी, साले और बेटी के बारे में तारीख बिल्कुल खामोश है, से मिलने आयोस गया और उसकी मुलाकात समुद्र के किनारे बैठे लड़कों से हुई जो मछलियाँ पकड़ रहे थे। उमर ने उनसे पूछा, ए बच्चों, क्या जाल में कोई मछली फंसी? लड़कों ने जवाब दिया, जो कुछ हमने शिकार किया वो हम छोड़कर जा रहे हैं, जो नहीं शिकार किया वो ले जा रहे हैं। उमर के ये बात समझ में न आई और उमर को देवताओं की बात याद आ गई। वो वहाँ से उठा, दूर जाकर दलदल में गिर गया और तीसरे दिन फौत हो गया और अयोस में दफन कर दिया गया। उसकी कब्र पर आज तक ये कतबा लगा है। इस कब्र में उस मुकद्दस आदमी का सर दफन है जिसने इस धरती के बहादुरों की कद्र और शान बढ़ाई। उस आदमी का नाम उमर है। उमर की वजह शोहरत उसकी दो तवील एपिक्स हैं जिनकी वजह से वह हर अहद का बड़ा मुसन्निफ और लिखारी माना जाता है। इन नज़्मों में अगरचे वो यूनानी बहादुरों की जुरत, शुजाअत, बहादुरी और इंसान दोस्ती की मदह सराई करता है, यूनानी सकाफ़त और तवील तर्ज ज़िंदगी के नक्शे खींचता है, लेकिन ये सब कुछ इस असलूब में बयान करता है कि कदीम और जदीद लिखने वाले उसे सर झुकाकर नजराना अकीदत पेश करते हैं और कहते हैं, उमर यूनान है और यूनान उमर है। उमर बिलाशुबा आज गुज़रे कल और आने वाले कल का एक अजीम लिखारी है। दास्तान गोई के सारे गुण हुनर उसकी शायरी में मौजूद है। विरजल ने अपनी अजीम नज़्म एसेंड लिखने के लिए उसका अंदाज़ अपनाया और उसकी नज़्म एलीट के बचे खुचे किरदार कहानी के लिए इंतखाब किए। दांते विरजल और दांते विरजल से मुतासिर हुआ और उसे उस्ताद माना, जो असल में उमर का ही एतराफ़ था। एलीड में से मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। एलीड में लिखा है, एजेक्स मैदान जंग से यूं आहिस्ता आहिस्ता लौट रहा था जैसे खेत से गधा बच्चों की मुसलसल मार खाकर बाहर निकल रहा हो। ये असलूब है, स्टाइल ऑफ राइटिंग है एलीड में उमर का। उमर को आप जान सकते हैं उमर को पढ़कर, उसकी नज़में पढ़कर, एलीड हो या ओडेसी हो। इतालवी ज़ुबान के अजीम शायर होरिस ने अपने दिन रात उमर की किताबों के साथ बसर किए। अफलातून और सुकरात ने उसे दाद दी। अरस्तु ने बतीका का ताना बाना उमर को सामने रखकर बुना। अरस्तु का शागिर्द सिकंदर आज़म एलीड की कापी हर वक्त अपने साथ रखता था ताकि मैदान जंग में अपनी फ़ौजों को इस तरह तरतीब वार खड़ा कर सके जिस तरह उमर ने किताब में खड़ा किया है।
हमारे अहद के नेपोलियन बोनापार्ट ने एक ख़त में जो ज़ेफ़िन को लिखा कि मैदान जंग का जो तजर्बा और मुशाहिदा हुमर की किताबों में नज़र आता है वही असल हकीकत है। विर्जिल की नज़्म में यह सब कुछ ऐसे लगता है जैसे वो एक स्कूल मास्टर है जो बच्चों को मशक करा रहा है। हुमर को अंग्रेज़ी में सबसे पहले चैपमैन एडिशन में एलिड का तर्जमा किया गया, जिसे पढ़कर अंग्रेज़ी के मशहूर शायर कीट्स ने अपना मशहूर सॉनेट लिखा। इसके बाद दूसरा अहम तर्जमा अलेक्जेंडर पोप का है और फिर इसके बाद रिचमंड लेटिमोर, सर विलियम मॉरिस और सैमुअल बटलर के तर्जमे आए हैं और हुमर पूरी दुनिया में पढ़ा जाने लगा। इसके बाद अंग्रेज़ी से दूसरी ज़बानों में भी तराजम होने लगे। मोहम्मद सलीमुर रहमान ने ओडिसी का जहाँ गर्द के उन्वान से उर्दू में तर्जमा किया और आलमी अदब हुमर के असर से छुटकारा न पा सका। होरेस, विर्जिल, दांते, मिल्टन, टेनिसन, मैथ्यू आर्नल्ड और अहद जदीद के एज़रा पॉन्ड, जिन्होंने हुमर को अपनी मंजिल कहा, जेम्स जॉयस और अहद जदीद की मशहूर एपिक ओडेसी द मॉडर्न सीक्वल का मुसन्निफ काज़ान ज़ाकीस भी उसके असर से न बच सका, जिसका सारा शेरी निज़ाम हुमर के निज़ाम पर मबनी है, पर बस उसने किरदारों की नफ्सियात को तब्दील किया है। दीपाचा निगार एंटोफेगनिस्ला इस किताब के शुरू में कहता है, कज़न सिकस ओडेसी एंड द Ulysses of James Joyce, both works concerned with modern man in search of soul and both utilize the framework of Homer's Odyssey as reference. Kazan Zakis की ओडेसी द मॉडर्न सीक्वल और जेम्स जॉयस का यूलिसेस, दोनों की कहानी एक ऐसे जदीद आदमी के गिर्द घूमती है जो रूह की तलाश में सरगर्दा है। इन दोनों ने हुमर का निज़ाम शेरी अपनाया है और इन दोनों की कहानियों का ख़मीर होमर की ओडेसी से उठा है। एलीड में होने वाले ट्राय की जंग एक खूनरेज़ जंग थी जिसमें ट्राय का शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और लाखों मासूम और बेगुनाह इंसान एक खूबसूरत औरत की बेवफाई की भेंट चढ़ गए जिसका नाम हेलन था। देखा जाए तो बेचारी हेलन भी बेकसूर थी। इस लड़ाई के पस मंज़र में ओलंपिक्स में हंसते खेलते देवताओं के मंसूबे कार फरमा थे। इन मंसूबों को समझने के लिए एक छोटी सी नज़्म पढ़ लें जिसका उन्वान कैप्रिया था। इस नज़्म में एक्लीस जो एलीड का हीरो है की माँ थेटिस जो समुद्री देवी थी की शादी की तकरीब में सब देवता जमा है। ज़ेसस देवता दूसरे देवताओं से कहता है कि इंसानों की आबादी बहुत बढ़ गई है, चुनाचे इस आबादी को कम करने के लिए एक बड़ी जंग होनी चाहिए। चुनाचे उसके लिए एक मनसूबा तैयार किया जाता है। चुनाचे थेटिस एक गोल्डन सेब महफिल में लाती है। एफ्रोडाइटी, एथेसना और हीरा तीनों देवियाँ उसे ललचाई नज़रों से देखती हैं। उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर जाकर किसी इंसान से फैसला करारो कि तुम में से खूबसूरत कौन है। जो खूबसूरत करार पाए वो सेब ले सकती है। चुनाचे वो सेब लेकर ज़मीन पर आ जाती है और उनकी मुलाकात ट्राय के बादशाह प्रियाम के बेटे पेरिस से होती है। पेरिस की कहानी यह है कि जब वो पैदा हुआ तो नजीमियों ने बतलाया कि ये शहज़ादा ट्राय के लिए मुसीबत का बायस बनेगा और शहर ट्राय तबाह हो जाएगा। चुनाचे प्रियाम ने उसे शहर से दूर भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दिया और तीनों देवियां उसके पास इंसाफ कराने आ गईं। बारी बारी हर देवी ने उसे लालच दिया। आखिर वो एफ्रोडाइटी के जाल में फंस गया जिसने ये कहा कि वो उसे दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत इनाम में देगी। ये सुनकर पेरिस ने गोल्डन सेब उसकी झोली में डाल दिया। एफ्रोडाइटी ने अपना वादा निभाया। हेलन बादशाह मेलिनस की बीवी यूनान की खूबसूरत तरीन औरत थी। पेरिस मेहमान बनकर उसके यहाँ जाता है। एफ्रोडाइटी के जादू की वजह से वो पेरिस के चक्कर में आ जाती है और पेरिस उसे भगाकर ट्राय ले जाता है। हेलन यूनानियों की इज्जत थी, चुनाचे वो सब फौजें इकट्ठी करके ट्राय जाते हैं और एक खूनरेज़ जंग शुरू हो जाती है। ट्राय तबाह हो जाता है, पेरिस समेत सब मारे जाते हैं और यूनानी हेलन को लेकर यूनान वापस आ जाते हैं। हेलन ने ज़मीन पर बसने वाली एक औरत और आसमानी देवता के मिलाप से जन्म लिया था। उसकी खूबसूरती और हुस्न बेमिसाल ने सबको
हैरत ज़दा किया हुआ था। चुनांचे यूनान की रियासतों के शहजादे उससे शादी के ख्वाहिशमंद थे और वह सब के सब हेलन के घर के सामने जमा हो गए। हेलन के बाप ने घर के सामने बादशाहों और शहजादों का हजूम देखकर एक बात सोची और सबके सामने तजवीज़ रखी, कुरानदाजी के ज़रिए हेलन के होने वाले शौहर के नाम पर पर्ची निकाली जाए। साथ साथ ये तजवीज़ रखी जिसका नाम निकल आए बाकी शहजादे फिर उसकी और हेलन की हिफाजत करें, इसकी इज्जत पर हर्फ ना आने दें। सब इस बात पर राज़ी हुए और मेलिनिस से हेलन की शादी हो गई। जब शहजादा पेरिस हेलन को लेकर ट्रॉय भाग गया तो वादे के मुताबिक सब शहजादे अपनी अपनी फौज लेकर ट्रॉय की तरफ रवाना हो गए और एक तबाह कुन जंग का मैदान सज गया। इस जंग में यूनान के नामवर बहादुरों ने हिस्सा लिया और शुजात की दाद पाई। एक्लिस, ओडिसी, लेस, अगामेम्नोन और एजेक्स के नाम काबिल ज़िक्र हैं। ट्रॉय की जंग फर्जी नहीं हकीकी वाक़या है, तारीख उसके होने का सबूत देती है। इस जंग के किस्से बहादुरों की दास्तानें सीना बसीना वर्ड्स के ज़रिए मेलों में दोहराई जाती थी, जिन्हें ज़ुबानी रज़मिया ओरल एपिक कहा जाता था। होमर ने पहली बार इन्हें रिटन एपिक्स की शक्ल दी और अपने उसलूब बयान से जिंदा जावेद बना दिया। एलिड 24 हिस्सों पर मुश्तमिल तवील नज़्म है, जिन्हें आपस में जोड़कर होमर ने एक मरबूत, दिलचस्प और सनसनीखेज कहानी बना दिया है। कहानी ट्रॉय शहर के सामने से शुरू होती है, जहाँ यूनानियों ने डेरे डाले हुए हैं और शहर का मुहासरा किया हुआ है। कहानी का हीरो एक्लिस यूनानी फौज के सिपा सालार अगामेम्नोन, जो मेलिनिस का भाई है, एक्लिस से नाराज़ है और एक झगड़े की वजह से जंग में शामिल नहीं हो रहा। लेकिन जब उसका दोस्त पेट्रोक्लस ट्रॉय के हीरो हेक्टर के हाथों मारा जाता है तो एक्लिस गुस्से में दीवाना हो जाता है और जंग में हिस्सा लेता है और इस दिलेरी और बहादुरी से लड़ता है कि ट्रॉय की ईंट से ईंट बजा देता है। ट्रॉय का मुहासरा 10 साल रहा, लेकिन इसमें 2 माह के मुहासरे की तफसील है। बाकी यूनान से ट्रॉय की तरफ सफ़र, रास्ते के वाक़यात और आसमान पर देवताओं की मनसूबाबंदी की रुदाद शामिल है। एलीट में यूनानियों का कल्चर, उनकी सकाफत, रहन सहन, पहनावा, आदात और खसाइल, ज़हनी वसत, पुरानी अख्तार और तो मर्दों के बेमिसाल किरदार, सभी कुछ तो मौजूद है। कहने को एक जंग की कहानी है, मगर इसमें यूनानी फ़िक्र और यूनानी किरदार पूरी तरह जलवागर दिखाई देते हैं। यही नहीं कि हुमर ने इसमें देवताओं की खूबसूरत अंदाज में पेश किया है, इसमें ट्रॉय के लोगों की बहादुरी और जाहो जलाल की भी अक्कासी मौजूद है। हेक्टर, उसकी बीवी एंड्रोमैगी, परियाम, उसकी बीवी हेक्यूबा, हेलन को अगवा करने वाले पेरिस, सब किरदार अपनी कमज़ोरियों और खूबियों के साथ मौजूद हैं और अपना अपना मुनफरद तासुर छोड़ते हैं। इनमें एक बेमिसाल एनियस भी है, जो जंग के बाद ट्रॉय छोड़कर अपने ख़ानदानों को लेकर चला जाता है, जिसे विरजल ने अपनी अजीम नज़्म एनीड का हीरो बनाया है। एनीड में होमर का असलूब अपने पूरे उरूज पर है। इसमें लोहे और फौलाद की तलवारों की खनक है, फाते की धाड़ और महकूम का तासुफ, ज़ख्मी अजसाम की सिसकियाँ और नेज़ों से लगाए हुए ज़ख्मों की कसक। होमर ने मैदान का रेज़ार में इंसानों की मुख्तलिफ तस्वीर बनाई, जिनमें गुस्सा, बुज़दिली, दहशत, इज्ज़, फतह, शिकस्त के रंग बड़ी हुनरमंदी से भरे हैं। इसमें सिर्फ एक मिसाल पर इक्तफा किया जा सकता है कि ट्रॉय का हीरो पेरिस का भाई हेक्टर मैदान जंग में दुश्मनों में घिरे हेक्टर की जवांमर्दी को ऐसे ज़ाहिर करता है। हेक्टर यूनानी सिपाहियों के दरमियान यूँ खड़ा था जैसे एक बहादुर शेर शिकारी कुत्तों के दरमियान खड़ा हुआ हो या खूनख्वार शिकारियों ने से घेरा हुआ हो, लेकिन हेक्टर के चेहरे पर ना कोई खौफ था, न वो परेशान था। होमर ने किरदारों की कैफियत बयान करते हुए हम जिंदगी के मुशाहदे से बड़ा काम लिया। एजेक्स यूनानियों की फ़ौज का बहादुर सिपाही है। दिन भर की लड़ाई से थक हार कर जब वो थके कदमों से वापस आता है तो होमर ने उसकी कैफियत 3 जुमलों में इस तरह बयान की है। एजेक्स मैदान जंग से यूँ आहिस्ता आहिस्ता वापस लौट रहा था जैसे मकई के खेत से गधा बच्चों की मुसलसल मार खा खा कर बाहर निकलता है। ये तो मैदान जंग की कैफियत है। अब एक मिसाल यूनानी फ़ौज के सिपा सालार अगामेम्नोन की देखिए, जिसे उसका मुलाजिम आकर इतला देता है कि छावनी के एक हिस्से में उसके खिलाफ कुछ सिपाही बगावत कर रहे हैं। होमर ने खैमे से बाहर निकलने तक जो उसका मिनिमलिज्म दिखाया है, इसमें यूनानी अशराफिया और यूनानी तहजीब का पूरा रख रखाव शामिल है। इस किस्म के अदब आदाब और तहजीबी रवैया उर्दू के शायर मुल्ला वजही की सबरस में भी देखा जा सकता है। अगामेम्नोन की जागने की कैफियत होमर ने यूँ बयान की है। अगामेम्नोन जागा, जाग कर दुआ मांगी, क्या भी